लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष साक्षात्कार प्रोग्राम में हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, पत्रकारिता में जिनका अपना एक अलग मकाम है, एक नाम है। जैसे प्रेस क्लब के वो अध्यक्ष है और पत्रकार भवन ट्रस्ट के भी अध्यक्ष है। ऐसे प्रदीप कुमार मैत्र आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ आए हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा तजुर्बा उनका पॉलिटिक्स में है। तो मैं चाहता हूं कि उनसे मैं बातचीत करूं। सबसे पहले उन्हें 9 मुद्दा है। प्रदीप जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप पॉलिटिक्स में काफ़ी अरसे तक है, और मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग भी आपने पॉलिटिक्स में ही शुरू की। काफ़ी बड़े पैमाने पर आपकी जान पहचान पॉलिटिकल लोगों से है। आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा पहला जो पॉलिटिक्स था, इसके पहले 40 साल पहले, 50 साल पहले का और आज, इसमें क्या अंतर लगता है आपको? अंतर तो बहुत है। हाँ, पहली बात तो कि अभी राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन अभी इतने एक्सपेंसिव हो गया है, जिसमें जैसा पहले एक साधारण आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता था बहुत कम पैसा खर्चा करके, अभी इलेक्शन इतना महंगा हो गया है। कोई मुझे बता रहा था कि आज लोकसभा के इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो आपको कम से कम 50 से लेकर 100 करोड़ रुपया का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो ये आप लड़ सकते हैं। ये पहले के राजनीति में नहीं था। पहले के राजनीति में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ पाए बिना कोई खर्चा करके ही आ गए, क्योंकि जनता उनके साथ थे, जनता का प्रेम उनके साथ था। मगर अभी ये भयंकर मनी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गया, इलेक्शन हो गया, ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव जो है कि जो ये मास मीडिया का, कि पहले मान लीजिए कि रिमोट एरिया में भी लोगों को पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। अभी बहुत इजी वे से, सोशल मीडिया के थ्रू से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू से बहुत इजीली आपके जो वोटर्स है, आपके जो समर्थक है, उनके पास पहुंच सकते हैं आपके मैसेज के साथ, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो है आपका ओवरऑल जो मास मीडिया का मामला जहाँ तक है, कनेक्टिविटी का मामला है। और सबसे फाइनल जो चीज़ें हैं कि एक बात तो ये हो गया कि अगर पहले जैसा आप काम भी नहीं किए तो लोग उस पर बहुत बॉदर नहीं करते थे, मगर अभी के अगर आपने ठीक ठाक से परफॉर्म 5 साल तक नहीं कर पाए तो लोग आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग इतना पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गए हैं, जानकारी उनके पास इतना ज़्यादा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हाइड एवरीथिंग। उसके बाद मान लीजिए कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मामला है, आप क्या किए क्या नहीं किए, बहुत इजीली ये सब चीज़ों का एक्सेस है, जो पहले नहीं था। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है अभी के राजनीति भयंकर स्ट्रीट स्मार्ट, एक वाइब्रेंट एक एटमॉस्फेयर के साथ आज के राजनीति है, जो पहले कभी शायद नहीं था। नहीं, उस समय जो पॉलिटिक्स था उसमें मनी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं था, तो मैन ओरिएंटेड था। एग्जैक्टली। पर्सनली कोई किसको जानता था, या तो पर्सनली किसको उसके वजन को जानता था और उसके काम को जानता था, तो उसको लोग वोट करते थे। लेकिन अब तो लोगों के अंदर भी वो अवेयरनेस नहीं रहा कि चलो कोई का अच्छा काम करने वाला आदमी है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज क्यों आया? आपको क्यों लगता है, क्या लगता है? मुझे लगता है कोई भी चेंज, मुझे लगता है कि क्योंकि जनता, मैं जो पहले ही बताया कि अभी का जनता जो है वो बहुत, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, उससे आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। तो मुझे लगता है बदलाव एक तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिशियन जो है उनमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लाया है। आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, ये पहले नहीं था, जो अभी के इसमें है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो मैं 15 लाख आपके बैंक में जमा कर दूंगा। वो किया नहीं, तो जनता बार बार पूछता है कि आपने ये जो प्रॉमिस किया था वो आपने फुलफिल नहीं की।
ये शायद आज से अगर 40 साल 50 साल की राजनीति में अगर आप रहते थे तो शायद लोग पूछते नहीं थे, क्योंकि उस समय मीडिया इतना सशक्त नहीं था, जानकारी इतना आज जितना बहुत इजी है उस समय जानकारी उतना इजी वे से लोगों तक पहुंचते नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि झूठ बोलना या लोगों को गुमराह करना ये आज के पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा काम हो चुका है, ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, मैं वही बोल रहा कि बदलाव में ये तो आया है कि लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको दोबारा रिपीट करना रियली डिफ़िकल्ट जाता है, वो दोबारा चुन के आना डिफ़िकल्ट जाता है। मान लीजिए कि अभी जो 2-3 इलेक्शन हुआ, आप इसका कोई ना कोई ऑडिट करें कि जो प्रॉमिस किया गया था, जैसे कर्नाटक के इलेक्शन के समय जो कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया क्या वो फुलफिल कर पा रहे? वेरी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप लोग इस तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं जो फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं है। अभी जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय देंगे, तो हर महिला को उन्होंने कुछ पैसा देने की बात किया कि साल में 60 या 70 हज़ार रुपये देंगे। अरे कहाँ से दोगे? क्या ये पॉसिबल है? ये जो ओवरऑल जो एक पॉपुलैरिटी के कारण, कहीं बाई हुक एंड कुक सत्ता में आने के कारण ये जो फॉल्स प्रोमिसेस से हो रहा है, मुझे लगता है कि वो भी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली ये टैक्स पेयर का पैसा है। बराबर। तो सत्ता को मिलाना, सत्ता पर जाना या तो उसको हासिल करना, यही एक मोटिव रह चुका है आज के पॉलिटिशियंस का। तो इसमें जो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जहाँ तक लोगों का कहना भी है कि इसमें मीडिया का भी रोल बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का चेंज में, इसके बदलाव आने में मीडिया की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी कुछ हाथ है उसमें? नहीं, मीडिया देखिए, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है, किसी को संवारने में, किसी को बिगाड़ने में मीडिया का रोल अहम रहता है। वो पहले भी था, अभी भी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी इस तरीके से राजनीति आ गया है, जिस राजनीति में एक खेद के साथ बोलना पड़ता है कि राजनीति में इशू के साथ एक फॉल्स नैरेटिव ज़्यादा डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा है। आप मान लीजिए कि हम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हम राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मगर हम रोजगार के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जो एकदम अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको उत्थान के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, जो बहुत ही आपके लिए मतलब जो इशू आपको बहुत टेम्प्ट करता है, वो इशू को ले रहे हैं, जो पूरा परिवार को टेम्प्ट करता है, तो वो निश्चित रूप से वो धर्म का इशू है। तो ये धार्मिक तरीके से जो ये सब जो पोलराइजेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए खतरे की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 40 साल या उसके भी पहले जब हम लोग देखे, अभी पढ़ते हैं या जो देखा है हम लोगों ने, उसमें पॉलिटिशियन जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेवलपमेंट के काम के ऊपर में बात करते थे। लेकिन अब तो इतना टर्न हो चुका है कि लोगों को भावना पर लोग ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं, या तो उसको ज़्यादा पिंच कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, या तो फिर जैसे आपने अब बात कही कि राम का मुद्दा आया या तो और किसी धर्म का मुद्दा आया, तो इस तरह के जो भावनात्मक मुद्दे जो है उसको लोग पॉलिटिशियंस ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपनी खुर्ची हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? एकदम सही बोला आपने कि भावनिक मुद्दा बहुत इजीली लोगों का अपील करता है, टेम करता है, जिससे आपके परिवार जुड़े हैं, आप जुड़े हो, क्योंकि कहीं ना कहीं या देश का मुझे लगता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कोई ना कोई आस्था में बिलीव करता है, तो बहुत इजी है उनको टेम्प्ट करना। मगर क्या यही प्रमुख इशू है? हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई ना कोई, चाहे वो विरोधी पार्टी के लोग क्यों ना हो, चाहे दूसरा कोई अल्टरनेटिव पार्टी क्यों ना हो, कोई ना कोई सामने तो आए कि बेसिक इशू ये नहीं है, बेसिक इशू ये है, रोजगार है,
इंडस्ट्री है, ये एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये इस पर तो बात डिबेट हो। आज भी आप देखेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाने को तैयार नहीं है। उसका स्थिति देखिए, बदतर स्थिति है। हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो नर्स भी है, डॉक्टर भी है तो दवाई नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ पर कोई बोलने के तैयार नहीं है। तो आज एक ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री बन गया है, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हेल्थ केयर एक बड़ा बहुत इंडस्ट्री होगा। तो ये फिर कॉमन लोग कहाँ जाएगा? आज किसी का एक खांसी भी हो गया तो कैसे वो 10,000 रुपये देगा? क्योंकि आपके सरकारी हॉस्पिटल में आप ठीक ठाक से इलाज नहीं करते हैं, या वहाँ का सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन लड़ते हैं वो बात करें, वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात जो कर रहे हैं वो वही भावनिक मुद्दा पर बात हो रहा है। जो नॉन इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं उसका प्रोमिनेंस ही आ रहा है इलेक्शन में, और ये सब चीज़ इग्नोर हो रहा है। प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप तो डेमोक्रेसी के बारे में भी काफ़ी स्टडी है आपको, भारतीय घटना के बारे में भी काफ़ी स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो खैर, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश की, इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता एक शब्द है, जिसमें किसी एक धर्म को लेकर आदमी यानी कि कोई नेता उसमें काम नहीं कर सकता, वो सबको लेकर उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक एंगल को लेकर ही लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। लगता नहीं आपको कि डेमोक्रेसी को धोखा है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, हमारा प्रियम्बल में तो सेकुलर का बात है घटना में। तो क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अप्लाई करते हैं तो वो मैंडेटरी है, ये बताना पड़ता है कि मेरा पार्टी जो है ये सेकुलर पार्टी है। सेकुलर, हाँ। इवन ओबीसी का जो पार्टी है उसको भी बताना पड़ा कि मेरा पार्टी सेकुलर है। हाँ। मगर इनका नैरेटिव देखिए, ये जब इलेक्शन में बात करते हैं या कोई मीटिंग में बात करते हैं, पूरा नैरेटिव टोटली नॉन सेकुलर है, धर्म के आधारित उनका स्पीच रहता है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को, देश के जुडिशियरी को, मुझे लगता है कि इसको संज्ञान लेना चाहिए, और ये इस पर डेफिनेटली आत्म मंथन करना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। आपने अभी एक समाचार पढ़ा भी होगा, शायद आपके ध्यान में आया होगा कि इलेक्शन कमीशन ये तो स्वतंत्र यंत्रणा है, लेकिन अब नया कानून या तो कुछ बिल पास होने जा रहा है कि उसकी भी नियुक्ति जो है वो सरकार के मर्जी से ही होगी। तो ये बिल क्या है, आपको क्या पता है इसके? नहीं, देखिए कैसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था। हाँ। उस डायरेक्टिव्स के हिसाब से ये था कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, उनको भी रखना पड़ेगा वो पैनल में टू सिलेक्ट इलेक्शन कमिश्नर। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी है, उनको लगता है कि हम जो चाहेंगे उसको ही बनाएंगे, तो उन्होंने कानून पास कराया। उन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास कराया, और कानून पास करा के ये किया कि वो चीज़ नहीं रहेगा, ये इलेक्शन कमीशन तो हम ही अपॉइंट करेंगे। हाँ। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा हमने जो जिस तरीके से घटना में जो तरतूत था कि देश में जुडिशियरी, लेजिस्लेटर और ये आपका एग्जीक्यूटिव, ये एक इंडिपेंडेंट करके काम करेगा। मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से हो रहा, जो रूलिंग पार्टी जो रहते हैं वो एवरी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आमादा है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हर इंस्टीट्यूट को वो कंट्रोल कर रहा है, चाहे क्यों ना वो इलेक्शन कमीशन हो। प्रदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लोगों का कहना है और चर्चा में बहुत ज़्यादा मुद्दे वो आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अभी हिटलर शाही फिर से हो रही है, जैसे कि नोटबंदी का मुद्दा आया,
या फिर और दूसरे मुद्दे की जो पार्लियामेंट में पास होते हुए भी, या तो फिर पार्लियामेंट की मेजॉरिटी अपनी तरफ खींचकर किसी कानून को पास किया जाता है। तो ये जो चीज़ आ रही है कि एक हिटलर, जहाँ तक आपने पढ़ा है कि एक अपने दबाव में वो काम करता था, वो उसको जो लगा उसी को वो प्रमोट करता था। तो इस तरह का प्रमोशन की जो बात है, जो खुद को महसूस हुआ वो ही सबसे बढ़िया है और उसी को हमारे देश ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मानना चाहिए सबने। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति फिर से पनप रही है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि हमारे देश का डाइवर्सिटी इतना स्ट्रांग है, ये कोई जर्मनी नहीं है कि नहीं? ये जर्मनी भी नहीं है, इटली भी नहीं है। तो ये क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज एक ही है, जर्मन लैंग्वेज है, इटली का इटालियन लैंग्वेज है, वहाँ का धर्म एक ही है, क्रिश्चियन है, या थोड़ा बहुत यहूदी है होगा, ठीक ना? ये देश में डाइवर्सिफिकेशन है। अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए कि एक पार्टी के पास पूरा साउथ नहीं है। अच्छा, साउथ आपके किसी के साथ ठीक से जुड़ नहीं रहा, ठीक ना? आप देखेंगे कि कर्नाटक में किसी का शासन है, केरल में किसी का शासन है, तमिलनाडु में किसी का शासन है, तेलंगाना में किसी का शासन है, तो आंध्र प्रदेश में किसी का शासन है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। तो इतना इजी नहीं है कि आप हिटलर शाही करके देश को चलाओगे। ये मुझे लगता है कि हमारे देश में ये डिफिकल्ट है और इस प्रकार का प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी करने का कोशिश किया था। मगर आप सबको मालूम है कि किस तरीके से वो चीज़ का एंड भी हुआ। हाँ, तो हिटलर का मामला तो खैर वो पॉसिबल नहीं है आपके कह रहे मुताबिक, लेकिन अपने हाउस में विदाउट अपोजिशन काम हो रहा है, या तो अपोजिशन को 40-50 अपोजिशन के मेंबर्स एक साथ बर्खास्त कर देना और फिर अपने नए बिल पास कराना, ये इस तरह की जो काम है, इसकी बातें जो है, ये सब तो हो रहा है। तो ये उसी का एक नतीजा है सर, ऐसा लगता नहीं आपको? ये मेरे को एक बात और भी बोलना था कि देश में अभी जो अपोजिशन जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन का फंक्शनिंग नहीं है। अपोजिशन भी रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन करके फंक्शन करे। आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, आप सिर्फ झगड़ा क्यों कर रहे हो? डिबेट करो ना। आप बायकॉट क्यों कर रहे हो? आप पार्टिसिपेट करो, जो नहीं हो रहा है। ये कोई अपोजिशन करता ही नहीं। हाँ, तो अपोजिशन का जो रोल है वो आप पार्टिसिपेट करके एक चीज को स्ट्रांगली विरोध करो ना। हो सकता है कि बहुमत में आपको रिजेक्ट कर देंगे, मैं कहीं ना कहीं आपकी बात तो रखो। तो ये अपने बात भी नहीं रख रहे, ये बात बात पर बॉयकॉट कर रहे हैं। वहाँ तमाशा हो रहा है, वहाँ लोग वेल पे जा रहे हैं, वहाँ लोग क्या बोलते पेपर फेंक के मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो एक दायित्व है एक डेमोक्रेसी में, वो ठीक ठाक से निभाने में मुझे लगता है कि अभी का अपोजिशन वो ठीक ठाक से निभा नहीं रहा, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है। क्योंकि ये डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। आपको बॉयकॉट करने से कोई मामला थोड़ी सॉल्व होने वाला है। नहीं, ये पूछने का मेरा मकसद ये था कि एक वक्त हमने भी देखा है कि आपने भी महसूस किया है उस बात को कि बहुत बड़ा अपोजिशन पार्टियाँ थी, जैसे कि समाजवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और काफ़ी थी। अभी तो कोई नेस्तनाबूत हुए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक पार्टी ही अपना राज चलाना चाहती है और बाकी पार्टियों को ख़त्म करना चाहती है। अब देखिए कि आप सिर्फ कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस के पास साइजेबल ये है मेंबर्स है लोकसभा में, करीब 50 प्लस। तो कोई छोटे मोटे फिगर नहीं है। उसके बाद बाकी पार्टीज का भी काफी कुछ है। आप देखेंगे कि डीएमके के पास स्ट्रेंथ है। आपके आज के डेट में इसको ले लीजिए, क्या बोलते हैं आपका आपका साउथ का जो रेड्डी है उसका ब्लॉक है। नवीन पटनायक का काफ़ी एमपीज है। राज्यसभा में कांग्रेस का और इससे भी अच्छा स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको आप ठीक ठाक से कैसा चैनलाइज करोगे
उसके ऊपर भी डिपेंड है। नहीं, मैंने पूछा कि एक ज़माने में जिनका पीएम हुआ करता था, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हुआ, या तो फिर और देवे गौड़ा हो गए, ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये इसका मेरा पूछने का मतलब। नहीं नहीं, ये देखिए सर, ये ऐसा है कि ये जब राजीव गांधी सत्ता पे आया इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, तब बीजेपी का सिर्फ 2 एमपी चुन के आया था लोकसभा का। तो सरकार चला नहीं क्या 5 साल? बना 5 साल फुल चला है, डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ क्या? हुआ है। ऑपोजिशन एकदम पूरे मर गया था क्या? आप देखेंगे कि वही पीरियड में ही तो बफर सामने आया राजीव गांधी का। उस समय बीजेपी के 2 एमपी थे सिर्फ लोकसभा में। अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गया था, ठीक ना? तो ये बात भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि आपके पास ज़्यादा साइजेबल आपका लोकसभा में आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप बहुत हेल्पलेस हो। ऐसा भी नहीं है। आप उसको कैसे चैनलाइज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप डिबेट ही नहीं कर रहे हो, डिबेट से भाग रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बॉयकॉट के बाद बॉयकॉट, तो ऐसा थोड़ी होता है। प्रदीप, ऐसा है कि आपने पॉलिटिक्स में बहुत करीब से सब लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है, और आप भी अपने आप में एक विश्लेषक हो, बात करते हो या चर्चा करते हो या पढ़ते भी हो। इसमें कोई शक नहीं कि आपको पूरे देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी है। इसीलिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि 2024 में क्या होगा? मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन को मोर वायबल होना चाहिए था, वो इस पिछले 5 साल में वो अपने आप को उस तरीके से वायबल नहीं कर पाया। उसका कई कारण होगा। वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि राहुल जी एक भयंकर, एक बहुत मोटिवेटेड, एनर्जेटिक वे से एक लीडरशिप सामने देगा, वो भी नहीं हो पाया। अभी भी इंडिया अलायंस के बारे में लोग अभी भी डाउटफुल है कि सही में इंडिया अलायंस सबके साथ होगा क्या नहीं, क्योंकि बंगाल में लड़ाई ममता के साथ कांग्रेस का भी है, केरल में कांग्रेस के साथ सीपीएम का लड़ाई है, आपके पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ लड़ाई आपका है। तो ऐसे सिनारियों में अलायंस में ये कैसा पार्टनर रहेगा? तो इनके घूम फिर के इनका जो नया पार्टनर में सिर्फ मुझे उद्धव ठाकरे दिख रहा है। बाकी पहले का जो पुराने पार्टनर थे, जिसमें लालू था, जिसमें आपके अखिलेश यादव था, वही पार्टनर ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है जो पहले भी था। तो ये सब देखते हुए मेरे को लगता है कि कांग्रेस बहुत कुछ कर पाएगा, ऑपोजिशन बहुत कुछ कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी दोबारा सत्ता पे आने वाले हैं 2024 में। ऑल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि जिस तरीके से 2019 में 300 के ऊपर सीट मिला था, उतना सीट शायद ना मिले, मगर मुझे लगता है कि बहुमत के तरफ शायद बीजेपी पहुंचेगा। ऐसा आज का सिचुएशन। अगर बहुमत से कम हुआ बीजेपी तो फिर आगे क्या होगा? ये अगर मान लीजिए कि बीजेपी 250 तक सिमट गया, ऐसा अगर सिनारियो होता है, तो मेरे को लगता है कि जगन रेड्डी, आपके नवीन पटनायक, ये सब मुझे लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करेगा, और बीजेपी मुझे लगता है कि कंफर्टेबली सरकार बना लेगा। अगला पीएम मोदी रह पाएंगे? मुझे तो आज के सिचुएशन में ऐसा लगता है कि बीजेपी में भी मोदी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोदी दोबारा इमर्ज हो रहा है, दोबारा वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये तो आज की राजनीति में ऐसे लग रहा है, ऐसे इंडिकेशन है। लेकिन संघ के बारे में कहते थे कि उसकी नाराजगी है संघ की उसके ऊपर। मुझे लगता नहीं कि संघ मोदी से नाराज है, क्योंकि संघ का जितनी भी एजेंडा है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे राम मंदिर का इशू हो, चाहे 370 का धारा को स्क्रैप करना हो, चाहे तलाक को बैन करना हो, जितने भी संघ का एजेंडा है उसमें से एक छूट गया,
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ उसको छोड़ दिया। बाकी जितने भी संघ का एजेंडा है वो मोदी ने पिछले 10 साल में कंप्लीट किया है। तो मोदी जैसा इतना मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, ओबीडियंट सहिष्णु, लेकिन आरएसएस को दूसरा कोई लेकिन मिलेगा नहीं। मोदी काफ़ी मुद्दे पर काफ़ी लड़ाइयों में सक्सेस रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नोटबंदी हो गया, या कालाधन वापस लाने की बात हो गई, या तो हर एक के खाते में कुछ पैसा लाने की बात हो गई। इस पर तो काफ़ी फेल्यूरिस है ना, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर, मैं जो पहले बोल रहा था कि आप नैरेटिव कैसा सेट करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि देश में जो राजनीति ऐसा हो गया है कि राजनीति में जो मूल विषय है, जो लोगों से जुड़ा हुआ जो इशू है, वो सेकेंडरी हो गया है। भावनिक मुद्दा ये प्राइमरी हो गया है। इसीलिए आप जितनी बातें बोल रहे हैं वो सेकेंडरी हो गया है, क्योंकि मोदी ने क्या क्या प्रॉमिस किया उस पर अभी कोई बात ही नहीं करता। अभी सब तो राम मंदिर से वो इशू पर सब जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश का जो राजनीति है, वो राजनीति में शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बोलने वाला ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, जो ना अपोजिशन दे रहा है ना रूलिंग बीजेपी दे पा रहा है। तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट तो पॉलिटिक्स में है। प्रदीप जी, अपन थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ आ जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग जिस देश महाराष्ट्र में रहते हैं तो उसके बारे में बात नहीं करें तो फिर अपनी सब अधूरी रह जाएंगी चर्चा। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स आज सही तरीके से चल रहा है? नहीं, देखिए क्या हुआ कि 3 पार्टी का अलायंस है, तो निश्चित रूप से तीनों पार्टी के लोग बहुत खुश है, ऐसा लगता नहीं है। ये इशू तो है ही, मगर उसमें 2 ऐसा घटक है जिसको शिंदे ग्रुप के शिवसेना बोल सकते हैं और अजीत दादा का जो एनसीपी है, जिनको सत्ता में सहभागी होने का मौका मिला, तो उनके कुछ लोग तो खुश हैं। हाँ, बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाखुश है, क्योंकि सबको एकोमोडेट नहीं कर पाए। फिर भी मेरे को लगता है कि ये तीनों का ठीक ठाक से अलायंस रहा, तो मुझे लगता है कि 2024 के जो नवंबर का जो इलेक्शन है, ये तीनों पार्टी दोबारा आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। मगर क्या हुआ कि मुझे जो हमेशा डर है, जैसे कांग्रेस आज भी महाराष्ट्र में एक फोर्स है। कांग्रेस आज भी अगर ठीक ठाक से लोग काम करे तो वो बीजेपी को अकेला जो पार्टी जो सही में फाइट दे सकता है वो कांग्रेस है। लेकिन जो मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस को कौन हराता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकता है। लेकिन ये देखा ना कि जैसे आज इस पार्टी में है तो कल किसी और पार्टी में जाकर सत्ता बना ले, ये तो तोड़ मोड़ का राजकारण जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पर आज हो रहा है। क्या लगता है आपको कि ये इस तरह के पॉलिटिक्स से ही सब महाराष्ट्र में चलता रहेगा? इसके पहले हुआ नहीं ना कभी? ये हमारा क्या है, मेमोरी इतना शॉर्ट है, हम भूल जाते हैं ना कि मान लीजिए कि ये सब भूल जाएंगे इलेक्शन में क्या नरेशन आएगा, कि कौन सा नया नैरेटिव आएगा, ये हमको और आपको मालूम ही नहीं है। तो नए नैरेटिव के साथ ये लोग सामने आएगा, पुराना चीज़ सब लोग भूल जाएगा, क्योंकि हम सही में हम खुद को रेगुलर एसेस नहीं करते। हम ये कभी भी देखते नहीं कि भाई ये जो आदमी आया है आज हमारे सामने वोट के लिए, वो लास्ट इलेक्शन में क्या बोला था, वो सही में ठीक ठाक से किया कि नहीं, उसका असेसमेंट कहाँ करते हम लोग। अच्छा, नहीं ये अभी महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग एक हमेशा एक सिक्का यूज़ करते हैं, वो है पुरोगामी राज्य का। तो ये जो पुरोगामी राज्य बोलते हैं इसको महाराष्ट्र को, और पुरोगामी विचारों के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत पीछे रह गए हैं। जैसे आरपीआई हो गया, मान दीजिए उसको, कि प्रकाश अंबेडकर हो गया। तो ये डामाडोल जो स्थिति है, ना यहाँ इधर ना उधर, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का क्या होगा? नहीं, मैं देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है बोलने में कि हम इस स्टेट को ये फुले अंबेडकर शाहू महाराज का स्टेट कहते हैं, जिन्होंने एक विरासत दिया है, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट का, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी का, एक
विरासत पूरा देश को दिया है। देश सिर्फ देश को नहीं है, मुझे लगता है दुनिया को दिया है। पर्टिकुलरली हम तो ये कह सकते हैं इंटर साउथ एशिया को दिया है, ठीक ना। तो ये ऐसे स्टेट के लोग हम लोग हैं जिस स्टेट में ऐसा एक विरासत है। और आज देखेंगे कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यही स्टेट में है। आज ओबीसी वर्सेस मराठा, मराठा वर्सेस ओबीसी, ये कहाँ हो रहा है? ये कि हम कहाँ जा रहे हैं? एवरी डे देखिए कि आज यहाँ का मोर्चा है, फलाना कास्ट का मोर्चा है। ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हम काहे के अपने आप को प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं कि हम तो जातिवादी लोग हैं। हम तो पूरा अपने जाति में सिमट गए। हम जाति के ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये प्रकाश आंबेडकर के बारे में क्या कहना? और ये आप जो बोल रहे हैं कि पुरोगामी पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में बहुत स्कोप था, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिमट गया। और इसके कारण जो दोषी लोग हैं, उस दोषी में से मैं समझता हूँ कि एक प्रकाश आंबेडकर खुद भी एक है। क्योंकि प्रकाश आंबेडकर ने भी कहीं ना कहीं अपना क्रेडिबिलिटी को दिखा नहीं पाया। मुझे लगता है कि प्रकाश जी एक सेंसिबल पॉलिटिशियन है, एक विद्वान आदमी हैं, एक आइडियोलॉग है। उनको इतना शार्प उनका चिंतन है। मुझे लगता है कि वो एक तीसरा विकल्प की बात क्यों नहीं करते? वो क्यों कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो ऐसे जो प्रोग्रेसिव फ्रंट को लेके एक फ्रंट क्यों नहीं बनाते? ये इस पे प्रकाश जी को सामने आना चाहिए था। अगर ये पॉसिबल भी नहीं है तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के खिलाफ जो एक आघाड़ी की बात चल रहा है, उस आघाड़ी में भी कम से कम उनका शरीक होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आज के परिस्थिति में दिख रहा है कि वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। अच्छा प्रदीप जी, इस चर्चा का अंत करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति को अगर चर्चा में न लाए, उसके बारे में चर्चा नहीं किए, तो वो कुछ आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक ठाक नहीं रहेगा। इसका नाम है शरद पवार। आपको क्या लगता है कि शरद पवार का, जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन उसको कहते हैं, उसके बारे में निश्चित अंदाज कोई भी नहीं लगा सकता। उसकी बेटी भी कहती है कि मेरे पिताजी के बारे में मैं कोई अंदाज नहीं लगा सकती, कब क्या मूवमेंट करेंगे, वो क्या स्टेप लेंगे। तो शरद पवार का वजूद आपने बहुत पहले भी देखा है। उस समय के शरद पवार और आज के शरद पवार में आपको कितना अंतर लगता है? नहीं, अभी शरद पवार तो थोड़ा डेफिनेटली बिकॉज ऑफ एज थक गया, ऐसा लगता ही है। मगर पवार जैसा दूसरा पवार इस स्टेट में होना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। शरद पवार ऐसा एक पॉलिटिशियन है जो इस स्टेट में पहली बार एक वुमेन पॉलिसी बनाए थे। आपको मालूम होगा जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो महिलाओं को 12वीं तक शिक्षा उन्होंने मुफ्त का अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने आदिवासी एरिया को विकास के लिए पहली बार देश में ऐसा उन्होंने एक प्रोसीजर शुरू किया था। आईएएस ऑफिसर को प्रोजेक्ट ऑफिसर करके उन्होंने अपॉइंट किया था, जो पूरा जो ट्रेडिशनल फार्मूला से अलग होकर उन्होंने, आप देखेंगे कि आदिवासियों में मेलघाट में, गढ़चिरौली में ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो इतना बड़े हैं, ये उनके पीरियड में बड़े हैं। उन्होंने पहली बार बताया कि नक्सलाइट प्रॉब्लम ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने एक एक्शन प्लान, डेवलपमेंट एक्शन प्लान लाया था गढ़चिरौली के लिए और नक्सलाइट एरिया के लिए। आपको मालूम होगा जब 90s में वो चीफ मिनिस्टर थे। तो शरद पवार का ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ठीक है, उनके बारे में लोग बोल सकते हैं कि अरे वो उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बोलेंगे तो दूसरा विपरीत काम करेंगे। ठीक है, बोल सकते हैं लोग, क्योंकि लोगों का भी शायद कोई चीज़ को देख के वो लोग आकलन करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वसुंधरा पाटिल को डीच किया था, या एक समय राजीव गांधी को डीच किया था, उसके बाद सोनिया जी को जिस तरीके से अलग होकर उन्होंने एनसीपी बनाए थे, तो लोग बोल सकते हैं। मगर मुझे लगता है प्रगल्भ जो एक पॉलिटिशियन जिसमें भयंकर मैच्योरिटी, जो स्टेट को ठीक से समझ सकता है
मुझे लगता है हर तालुका जानता है वो एक में एक आदमी है, वो शरद पवार। प्रदीप जी, इसको इस चर्चा को हम लोग विराम देते हैं इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मीडिया से ताल्लुक़ात है आपका और काफ़ी तजुर्बा आपको मीडिया का। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, महाराष्ट्र का जो आज क्या कहते हैं उसको कि उसका टर्नअप जो है महाराष्ट्र को, ये मीडिया, महाराष्ट्र की मीडिया कब से दे सकेगी? मुझे लगता नहीं। मीडिया में पार्टीजन बहुत है, कौन किसके साथ है बोलना बहुत डिफिकल्ट है। और मीडिया इन दिनों कैसा हो गया है कि जैसा बोलते हैं ना कि मीडिया अभी कॉर्पोरेट हाउस हो गए। अभी मिशन की तो बात ही नहीं है। मिशन से मान लीजिए कि मालिक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी नहीं हो गया, अभी इट इज़ प्योरली कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए। अच्छा, इसीलिए कॉर्पोरेट का इतना इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है दुनिया भर का, वो इंटरेस्ट जो ठीक ठाक से मेंटेन कर पाएगा मीडिया उनके साथ रहेगा। आप सोच सकते हैं इस देश में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन सा पार्टी सरकार में आना चाहिए, उसके लिए देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के घर में मीटिंग हो रहा है। अच्छा। मीटिंग में शरद पवार उपस्थित है, देवेंद्र फडणवीस है, अजित दादा पवार है, प्रफुल्ल पटेल है। ये पहले कभी हुआ? ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है कि एक बिजनेसमैन कॉर्पोरेट हाउस ये डिसाइड कर रहा है देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, देश का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा। ये अगर कॉर्पोरेट ब्लॉक अगर ये डिसाइड करता है, कोई बिजनेस हाउस डिसाइड करता है, तो ये वेरी डेंजरस है। वैसे ही मीडिया को भी कंट्रोल यही लोग कर रहे हैं ना, तो यही तो नैरेटिव सेट करेगा। एक छोटा सवाल, ये जो आपने कहा छोटा स्मॉल मीडिया या सोशल मीडिया या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो प्रिंट मीडिया है मेन स्ट्रीम के बाहर की जो मीडिया अभी नए से डेवलप हो रही है, इनका इसमें क्या रोल होगा? या तो ये ठीक ठाक से काम कर रहे हैं या तो इनको कंट्रोल? मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये जो न्यू मीडिया जो है, मैं उसको न्यू मीडिया कहूँगा, जो नया मीडिया जो आएगा और जितने भी नया मीडिया आ रहा है वो सशक्त है, वायबल है और बहुत मतलब उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बनाना है, ऐसा नहीं है। तो ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक मीडियम रहेगा लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने बात बोलने के लिए। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जो सही में सिंसियर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उनके लिए आने वाले दिन में वो ये वरदान रहेगा। बहुत बहुत आभारी है आपके प्रदीप कुमार मैत्र जी। आपने बहुत खुलकर चर्चा की और खुले मन से चर्चा की, यानी कि हर सवाल का आपने बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ जवाब दिया। आपका तजुर्बा, आपकी कारकिर्द जो है, जो आपने इतने दिन बिताए मीडिया के अंदर में और समाज के अंदर में, ये जो सोच आपने रखी है, ये इस पर से दिखाई देता है कि आप काफ़ी प्रगल्भ विचार के इंसान हैं। दर्शकों, इसी तरह से फिर अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे एक नए शख्स के साथ, नए हस्ती के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा करते हैं। थैंक यू।